हाँ, तो आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में काफी कुछ सीखा, कुछ क्वेश्चंस किए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, तो आज पॉलिनोमियल का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, तो इस क्वेश्चन में बोला गया 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? 4 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है ना? 4 मार्क्स या 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है इसको पूरा आपको लिख देना है पहले। तो इसको मैं पूरा अगर लिखूं तो क्या लिख रहे हो? 16a² + 4b² है ना, + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, x + y + z का होल स्क्वायर। ये जब भी क्वेश्चन देखोगे, अच्छा आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप खुद से समझ जाओगे। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहां पर दिख रहा है a², फिर दिखा b², फिर c², फिर -ab, फिर bc, फिर ac, है ना? तो इसको देख के अगर आपको फॉर्मूला ये वाला याद है कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + z², है ना? इससे मिलता जुलता देखा x² + y² + z²। फिर यहां पर है 2ab। ठीक है, फिर दिख रहा है हमें एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 2xy, है ना? हमें लिखना पड़ेगा 2xy। फिर आप लिखोगे 2yz, फिर आप लिखोगे 2xz। तो ये जो आपके सामने यहां पर लिखा है यह एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अपने कॉपी में। पहले तो ये फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला है? x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। ठीक है, यहां पर कितने टर्म्स है ये देखिए। पहला टर्म हुआ x², ठीक है, दूसरा टर्म y², z², 2xy, 2yz, 2xz, टोटल 6 टर्म है। आपको जो क्वेश्चन मिला है आपके सामने उसमें भी टोटल 6 टर्म है, और अगर ध्यान से देखोगे तो उसी तरीके से मिलता जुलता पैटर्न आपको दिख रहा होगा। 16a² b² c², फिर -ab आया, फिर bc आया, फिर ac आया। ठीक, अब यहां से आपको देखिए ये सारी चीज पता होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहां पर फॉर्मूला में सभी जगह क्या है? सभी जगह प्लस दिख रहा होगा। फॉर्मूला में कहीं माइनस दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला में कहीं माइनस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया वहां पर 2 माइनस है ना, 2 बार माइनस लिखा हुआ है। जबकि फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को आप देखोगे तो कहीं पर भी माइनस नहीं है, सभी जगह प्लस है। ठीक है, तो ये अंतर है। तो यहां पे आपको ये देखना है कहां कहां पर माइनस है। तो एक हमें दिखा ए बी वाला टर्म नेगेटिव, है ना, और एक ए सी वाला टर्म नेगेटिव। यहां पर ए बी है और यहां पर ए सी है। ए बी और ए सी में क्या कॉमन है मुझे ये बताओ। ए बी और ए सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में है, ए बी और ए सी में? तो आप बोलोगे कि सर ए बी और ए सी में ए दोनों ही में है। दोनों में ए है या नहीं है? तो आपको दिखेगा ए दोनों में है, ए कॉमन दिखाना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, आपको दिख रहा है ए बी भी नेगेटिव, ए सी भी नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि ए अगर दोनों ही में है तो ए को आपको नेगेटिव लेना है। अब ए नेगेटिव लेने का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि ए नेगेटिव अगर मैं कह रहा हूं तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, आप नेगेटिव किस प्रकार से लोगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 16a² है, ये क्या लिखा है? पहला टर्म 16a²। 16a² को आप लिखने के लिए 4a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना बताइए। 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a² आ जाएगा, इतना क्लियर है।
16a² को 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? इससे एग्री हो तो y लिख के बताइए। इतना समझ में आ रहा है कि 16 के होल स्क्वायर को 4a का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझाया गया कि ए वाले टर्म को नेगेटिव लेना है हमें, है ना? ए वाले टर्म को नेगेटिव लेना है क्योंकि ए बी और ए सी दोनों नेगेटिव है, दोनों ही में ए आ रहा था, तो ए वाले को आपको नेगेटिव लेना है। अब ए वाले को नेगेटिव लेने का मतलब ये होता है कि मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा, -4a का होल स्क्वायर लिखेंगे। -4a का होल स्क्वायर भी लिखोगे तो 16a² ही आएगा, है ना? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं -4a का, ये सारी चीजों को मिटा के लिख रहा हूं, -4a का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? -4a इंटू -4a। अब दो नेगेटिव नंबर अगर गुना होता है तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव 16a² मिल जाएगा, ठीक है। 4a कैसे आया? पहले ये समझिए, -4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a² आया। अब 4a कैसे आया? ये मुझे ये देख के पता चल गया कि 16 जो है 16 4 का स्क्वायर है, 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। और इसके साथ अगर a² लिखा हुआ है तो 16a² को आप लिख सकते हो 4a का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 27a² तो 27a² को आप लिख सकते हो 3a का, सॉरी, अगर मैं लिख रहा हूं 9a², है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, है ना। तो 9a² को 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमें देख के पता चल गया कि 16a² को आप 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म आपके पास 4b² है। तो 4b² को आप क्या लिखोगे? आप यहां पर लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 9c के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे? यहां पर 3c का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं। अच्छा, इस दोनों को पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, हाँ, ब्रैकेट लेके होल स्क्वायर लिखा जा रहा है। 2b का होल स्क्वायर लिखा जा रहा है, 3c का होल स्क्वायर लिखा जा रहा है। तभी तो 3c का होल स्क्वायर करोगे आप, तभी तो आपको मिलेगा ना 9c², है ना। जो 9c² को ही मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। 9c² को मैं 3c का होल स्क्वायर लिख रहा हूं ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप 16a² को -4a का होल स्क्वायर लिखा, जबकि 4b और 9c को पॉजिटिव क्यों लिखा? तो यही चीज आपको अभी सिखाया भी जा रहा था कि यहाँ पर ए भी नेगेटिव है और ए सी नेगेटिव है। तो ऐसा जब भी रहेगा, दोनों ही में ए जो कॉमन है, तो ए को आपको नेगेटिव ले लेना है, बाकी जो बचा बी, इसको आपको पॉजिटिव लेना है। और सी को आप क्या करोगे? सी को भी आप पॉजिटिव लोगे, सी वाले टर्म को भी पॉजिटिव लोगे। अब यहां पर आपको देखो क्या दिख रहा है, पहले फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला में पहला टर्म x² है। फॉर्मूला में पहला टर्म क्या है? x²। x² की जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ है -4a का होल स्क्वायर, है ना, -4a का होल स्क्वायर। यानी x के जगह पर आप -4a लिख रहे हो, ठीक है, x के जगह पर आप -4a लिख रहे हो। फॉर्मूला में दूसरा टर्म क्या है? y²। y² की जगह पर आप 2b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, मतलब y की जगह पर आप 2b लिख रहे हो, y की जगह पर आप 2b लिख दिए। तीसरा टर्म है z², ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा 3c का होल स्क्वायर, मतलब z के जगह पर आप 3c लिख दिए। मतलब ये हुआ x², ये हुआ y², ये हुआ z²। तीन टर्म लिख दिया आपने, x² लिखा, फिर y² लिखा, फिर z² लिखा। अब आगे बढ़ो, फॉर्मूला को देखोगे तो यहां पर क्या लिखा है? प्लस लिखा हुआ, x² + y² + z² के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। तो आप यहां भी प्लस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, मैं प्लस लिख दिया। अगर आप प्लस लिख दोगे, उसके बाद आगे बढ़ो, तो फॉर्मूला में 2 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है, फिर y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 × x × y। तो आप 2 × x × y नहीं लिखोगे, 2 के जगह पर देखो 2 लिख रहा हूं, ठीक है, 2 के जगह पर मैं 2 लिख रहा हूं, ठीक है। x के जगह पर आप क्या लिखोगे? x के जगह पर आप -4a लिख रहे हो। ये देखो, x के जगह पर, x² के जगह पर आपने क्या लिखा? -4a का होल स्क्वायर। इसका मतलब x के जगह पर आप -4a लिखोगे, है ना, x के जगह पर आप -4a लिखोगे। हाँ कविता, ये सारी चीज अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, ठीक है, साथ के साथ आप नोट भी करते जाइए, या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ठीक है। तो x के जगह पर आप -4a लिख दोगे, तो x का स्क्वायर अगर -4a के होल स्क्वायर के बराबर है, तो x के जगह पर आप -4a लिखोगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -4a, ठीक है। अगला टर्म है y।
y के जगह पर आप क्या लिख रहे हो, y के जगह पर आप 2b लिख रहे हो, है ना, y के जगह पर आप 2b लिख रहे हो, यहां पर आपको दिख रहा है y 2b के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ प्लस लिख दिया। अगला टर्म है हमारे पास 2yz, क्या है 2yz, 2 के जगह पर आप 2 लिखोगे, y के जगह पर आप 2b लिखोगे, और z के जगह पर आप क्या लिखोगे, z के जगह पर आप 3c लिखोगे, z के जगह पर हम 3c लिख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, z का स्क्वायर के जगह पर आप 3c का स्क्वायर लिखे, मतलब z का जगह पर 3c हो गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में आगे देखा तो यहां पर आपको प्लस दिख रहा है, तो फिर से आप प्लस लिख दो। ठीक है, फिर 2 लिख दो। यहां पर क्या है, x है, x के जगह पर आप क्या लिख रहे हो, x के जगह पर बार बार मैं कह रहा हूं, x के जगह पर आपको -4a लिखना है ना, x के जगह पर -4a लिखना है, और z के जगह पर, z के जगह पर आप 3c लिख रहे हो। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद इसको आपको चेक कर लेना है एक बार। कैसे चेक करोगे, यहां इस वाले को आप ओपन करके देखिएगा, ये -16ab ही लिखा हुआ है, ये -16ab लिखा हुआ है, इसको आप गुना करके चेक करो तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और एक नेगेटिव है तो ये -16ab। ये क्या है, इसको आप चेक करोगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12bc को ही लिखा गया है। और ये क्या है, ये -24ac ही लिखा हुआ है, इसको आप चेक करके देख सकते हो, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, ये 24ac लिखा हुआ है। ठीक है, तो 16ab को मैं लिख दिया 2 इंटू -4a इंटू 2b। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फॉर्मूला में सेट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला में सेट करने के लिए मैं इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, तो यहां से हमें दिख रहा है ना, ये जो है ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये वाला जेड स्क्वायर हो गया, ये 2xy हो गया, ये 2yz हो गया, ये 2xz हो गया, है ना, और सभी के बीच में क्या है, प्लस दिख रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है तो इस पूरे को मिला के आप क्या लिखोगे, ये जो मैं अभी घेर रहा हूं इस वाले को आप क्या लिखते हो, ये सारे टर्म अगर आपके पास मिल जाते हैं तो इसको आप बोलोगे सर ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर x और y और z नहीं, इसको ये तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा था। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पर बोलोगे सर x के जगह पर -4a, मतलब आप बोलोगे -4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर है ये, है ना, -4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, और इसे आप दो बार गुना करके लिखोगे -4a प्लस 2b प्लस 3c, फिर से मैं लिख रहा हूं -4a प्लस 2b प्लस 3c। इतना क्लियर है, तो ये गुणनखंड हो गया हमारा, दो गुना के भाग में बट गया। ठीक है, समथिंग इंटू समथिंग, -4a प्लस 2b प्लस 3c इंटू -4a प्लस 2b प्लस 3c, ये हमारा गुणनखंड हो गया। इतना क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि इसे दोबारा समझने की जरूरत है तो बताइए। इतना क्लियर है किस तरीके से किया, बस इस फॉर्मूला पे उसको बैठाने की कोशिश करोगे, सारे टर्म सेट हो जाएंगे। इतना क्लियर है तो बताइए। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, एक नए क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ने ले लिया। चलिए, तो क्या करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से आपके सामने लिख दूं, क्वेश्चन है मेरे पास 9x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy -16yz -24xz। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, अब आप क्या करोगे, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर टर्म्स, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड, है ना। तो इतना देख के आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। एक फॉर्मूला है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना, 2xz। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। अब अगर इतने टर्म्स आपको मिल गए तो इसे आप क्या लिखते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। दोनों ही तरफ से आपको याद होने चाहिए। तो अगर इतने टर्म मिल गए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सेट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सभी जगह पॉजिटिव दिख रहा है क्या? जो आपको दिया गया है इसमें सभी जगह पॉजिटिव है क्या, हाँ या ना? सभी जगह प्लस है या माइनस भी है? सभी जगह प्लस है या माइनस भी है, पहले ये बताइए। माइनस भी है ना, दो जगह माइनस भी आपको दिख रहा है ना, सभी जगह प्लस नहीं है, दो जगह आपको माइनस दिख रहा है, ठीक, माइनस भी है। तो यहां से हम कह रहे हैं वाईजेड, वाईजेड के टर्म में और एक्सजेड के टर्म में, वाईजेड में नेगेटिव है और एक्सजेड में नेगेटिव है। ये बताइए कौन सा टर्म कॉमन हुआ, वाईजेड और एक्सजेड में कौन सा कॉमन है, वाईजेड और एक्सजेड में कौन सा कॉमन है? तरीका आपको ध्यान देना है कि तरीका क्या है। वाईजेड और एक्सजेड में क्या कॉमन है बताइए पहले, चैट सेक्शन में लिख के। आप बोलोगे सर जेड दोनों ही में कॉमन है, तो जैसे ही आपको ये दिखा कि दोनों ही नेगेटिव वाले में क्या है, दोनों नेगेटिव वाले में जेड कॉमन है, तो जेड को आपको नेगेटिव रख देना है। जेड को क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे। एक्स को क्या रखोगे, एक्स को पॉजिटिव रखोगे। और वाई को क्या रखोगे, वाई को पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। तो एक्स जेड को नेगेटिव रखना है, एक्स वाई को पॉजिटिव रखना है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब होता है कि 9x के स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिखोगे, सिंपली 3x का स्क्वायर कर दोगे। 4y के स्क्वायर को आप 2y का स्क्वायर कर दोगे, क्या करोगे, 2y का स्क्वायर करोगे। 16z स्क्वायर को मुझे बताओ ये 4z का स्क्वायर लिखेंगे क्या, इतना लिखना सही होगा? 4z का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको -4z का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आपने यहां कहा जेड को मैं नेगेटिव रखने वाला, है ना, जेड को आप नेगेटिव रखोगे, ठीक है। तो 16z स्क्वायर की जगह पर -4z का स्क्वायर लिखिए, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ो, यहां पर प्लस लिखोगे, यहां पर 2xy का टर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2xy। तो 2xy नहीं लिखोगे इस बार, आप क्या लिखोगे, 2 के जगह पर तो 2 ही लिखोगे, x के जगह पर 3x लिखोगे, x के जगह पर 3x लिखोगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3x, ठीक है। y के जगह पर y नहीं लिख के 2y लिख देंगे, y के जगह पर y के जगह पर 2y लिख दोगे, ठीक है। चलिए, नहीं आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तनु, तो ध्यान दीजिएगा वो आप कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ये सारे फॉर्मूला पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस के जगह पर मैं फिर से प्लस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। अब क्या करोगे, फिर से यहाँ 2 लिखोगे, y के जगह पर y नहीं लिखेंगे, y के जगह पर 2y लिख रहे हो आप, देखो y के जगह पर 2y लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 2y लिख दूँ। z के जगह पर आप -4z लिखोगे, इस बार क्या लिख रहे हो, -4z, ठीक है, -4z लिख दिया। उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ोगे आप। अब आप क्या लिखोगे, यहां पर मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है -24xz, लेकिन मैं प्लस लिख दिया। प्लस के बाद 2, यहां पर लिखना क्या है, 2xz, ठीक है, लिखना क्या है, 2xz फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन 2 तो लिख दिया, x के जगह पर x ना लिख के मैं 3x लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x के जगह पर 3x लिख रहा हूँ और z के जगह पर -4z लिख रहा हूँ, ठीक है, z के जगह पर -4z लिख रहा हूँ, इतना क्लियर है। जेड की जगह पर -4z लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसको आप चेक भी करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xy, तो 12xy को ही मैं इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो टर्म क्या है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये -16yz ही लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। ये वाला जो टर्म है इसे आप चेक करके देखो तो ये -24yz मिल जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म को ही मैं थोड़ा सा बदल बदल के लिख दिया, 2 इंटू 3x इंटू 2y फॉर्मूला में सेट करने के अकॉर्डिंग। ये बताइए इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़े। इतना क्लियर है क्या सभी का, इतना समझ में आया, ठीक है, आ गया ना, चलिए वेरी गुड। अब यहां से आप आगे बढ़ोगे, अब क्या करोगे, 3x
प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यहां से आप लिखोगे 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख दोगे 3x प्लस 2y माइनस 4z इंटू 3x प्लस 2y माइनस 4z। ये हमारा आंसर होगा। अब क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है ना सभी का? अब बताइए। वेरी गुड। तो इसी तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके 4 नंबर में सीधे सीधे आ सकते। तो हमने कितना क्वेश्चन किया? 6 क्वेश्चन कर लिया पॉलिनोमियल का। तो अभी हम लोग अगला चैप्टर, जैसा आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया गया था, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो नया चैप्टर क्या होगा? आपका चौथा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें नाम में छुपी हुई है, तो नाम को बड़ा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चलिए ये ध्यान से देखिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब रैखिक हुआ। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन का मतलब समीकरण हुआ। अगर मैं बात करूं 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल का मतलब 2 चर वाला हुआ। ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। अब इसका मतलब अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y माइनस 5, क्या ये समीकरण है? हाँ या ना, ये बताइए। ये समीकरण है क्या? यस या नो, ये बताइए। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर, तो ये समीकरण है? हाँ या ना? देखिए इसका आंसर होगा सर ये समीकरण नहीं है। ठीक है, यह क्या है? यह एक व्यंजक है। इसे क्या, आप क्या कहते हो? एक्सप्रेशन कहते हो, व्यंजक कहते हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? व्यंजक है। 2x प्लस 3y माइनस 5 क्या है? समीकरण नहीं है, व्यंजक है। व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है? व्यंजक सिर्फ इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5, कुछ चार अक्षर मिलकर बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x प्लस 3y माइनस 5, यही लिख रहा हूं, लेकिन एक बराबर का साइन लगा के 0 लिख दूं, अब ये जो आपके सामने दिख रहा है यह एक समीकरण है। तो अंतर समझ में आया कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है? तो समीकरण में हमेशा एक LHS होगा और एक RHS होगा और बीच में इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, तो समीकरण में LHS RHS और इक्वल टू का साइन होगा, व्यंजक में सिर्फ 2x प्लस 3y माइनस 5 है, कुछ भी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये मुझे बताइएगा, अगर मैं सिर्फ इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं ये लिख दूं 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है व्यंजक, ऑप्शन बी है आपके सामने समीकरण। ये बताइए 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 क्या है? व्यंजक है या समीकरण? तो आप बोलोगे सर ये तो व्यंजक है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं आया। अब बताइएगा कि मैं ऐसे ऐसे लिख दूं बराबर 0, अब ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गया। अब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो व्यंजक समीकरण समझ गए। चलिए अब देखिए, नाम में और भी कुछ कुछ बातें छुपी। तो यहां से अब तक आपने देखो 3 चीज होता है। पहला चीज है 2 चर वाला, दूसरा चीज है रैखिक, तीसरा चीज है समीकरण। तो अभी आपने तीसरा चीज समझ गया कि समीकरण क्या होता है, समीकरण समझ लिया। 2 चर वाले का मतलब क्या होता है? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स वाई जेड का जो भी। मान लो अगर एक्स लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक चर हुआ। अगर मैं एक्स और वाई लिख दूं तो ये 2 चर हुआ। अगर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं तो ये क्या हो गया? 3 चर हो गया, है ना? तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ये समीकरण है क्या? पहले ये बताइए समीकरण है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये एक समीकरण है। ठीक है, इसमें 2 चर हैं क्या? ये बताइए 2 चर है या नहीं है? तो बोलोगे सर 2 चर नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चर है, सिर्फ एक्स है ना, सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक चर है, तो 2 चर नहीं हुआ, है ना? 2 चर कहने का मतलब एक्स और वाई होना चाहिए।
ठीक है, या y और z होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0, तो ये क्या है, इसमें आपको दो चर दिख रहे हैं, एक x और एक y। ठीक है, दो चर हो गया। ठीक है, पहला चीज हमें मिल गया कि हाँ इसमें दो चर है। उसके बाद क्या ये रैखिक है क्या, तो रैखिक का मतलब ये होता है किसी भी इक्वेशन पे जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर को देखना है आपको, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रैखिक होने के लिए जो मैक्सिमम पावर है वो एक होना चाहिए। सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, सबसे ऊंचा घात, सबसे मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए। तो जो समीकरण आपको यहां पर लिखा है इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितना है ये बताइए। तो इस वाले में सबसे मैक्सिमम पावर एक ही है ना, एक है। अगर x लिख रहा हूं इसका मतलब ये x पे पावर एक है ना। अगर y लिख रहा हूं तो y का पावर एक है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह एक रैखिक समीकरण भी है। ठीक है, रैखिक समीकरण, इसमें मैक्सिमम पावर एक है और एक समीकरण भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इतना क्लियर है, तो यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x प्लस 3y बराबर 15, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, यस या नो, ये बताइए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो बोलोगे सर यहां पर दो चर दिख रहे हैं x और y, तो पहला चीज हमें दिख गया हाँ दो चर है। दूसरा ये रैखिक भी है क्योंकि मैक्सिमम पावर एक है। तीसरा चीज दिख रहा है समीकरण भी है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ये है। ठीक है, चलिए अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x प्लस 3y स्क्वायर बराबर 15, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, ये बताइए। दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर दो चर तो है। ठीक है, बिल्कुल आप कहोगे दो चर है, वेरी गुड। समीकरण भी है ये, है ना, समीकरण भी है। लेकिन क्या ये रैखिक है, क्या ये रैखिक है, तो आप बोलोगे रैखिक नहीं। ठीक है, मैक्सिमम पावर यहां पर दो आ गया तो ये रैखिक नहीं हो सकता। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। इतना क्लियर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण इसे नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, हाँ या ना। क्या ये दो चर वाला सब रैखिक समीकरण है, तो बोलोगे सर ये समीकरण तो है। ठीक है, यह समीकरण तो है, रैखिक है या नहीं है। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम जो पावर है वो एक दिख रहा है, रैखिक भी है। लेकिन क्या इसमें दो चर हैं, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें तो तीन चर है, एक्स वाई और जेड, है ना, जेड भी आ गया, तो तीन चर आ गया, तो इसलिए यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या क्या चीजें आपको देखनी है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 8, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, हाँ या ना, ये बताइए। तो बोलेंगे सर दो चर तो है यहां पर। ठीक है, दो चर तो है, रैखिक भी है। ठीक है, रैखिक भी है क्योंकि मैक्सिमम पावर एक दिख रहा है। क्या ये समीकरण है, तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं, है ना, ये समीकरण ही नहीं। दो चर भी है, रैखिक भी है, लेकिन समीकरण नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, दो चर भी होना चाहिए, रैखिक भी होना चाहिए और समीकरण भी होना चाहिए। तो तीन बातें हैं, तीनों को ध्यान में रखना है आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब नाम का मतलब आपने समझ लिया, हाँ या ना, ये बताइए। जो भी आपका चैप्टर का नाम है, नाम को समझ लिया कि नाम में क्या मतलब छुपा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, दो चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6 को दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है, एक व्यापक रूप होता है। वो व्यापक रूप क्या होता है, आप किसी भी समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
इस फॉर्म को आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, ठीक है। क्या फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहां आपको क्या दिख रहा है, दो चर दिख रहे हैं एक्स और वाई। अच्छा, ए बी सी क्या है, ए बी सी कुछ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए बी सी किसी अचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स वाई किसी चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए बी सी अचर है और एक्स वाई चर, ठीक है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो क्या हुआ, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर दो चर भी दिख गए, रैखिक भी दिख गया और एक समीकरण भी, ठीक है। अब किसी भी कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में के रूप में लिख सकते हो और ए बी सी का मान भी बता सकते हो। जैसे अगर मैं इसे कहूं कि इसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल फॉर्म में बदलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टू एक्स प्लस थ्री वाई। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, ये सभी को पता है ना, अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, अगर मैं y को उधर लेके जाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर माइनस वाई। इतना क्लियर है सभी को, ये अगर प्लस वाला दाएं साइड जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं x बराबर माइनस वाई प्लस जेड, अगर मैं सभी को इस तरफ लाने की कोशिश करूं, है ना, तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो। इतना पता है सभी को, ये अगर साइड हम लोग दाएं से बाएं ले जाते हैं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो साइन बदल देते हैं, ठीक है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे ना टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो। इतना क्लियर है, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, ठीक है। यहां से आप इसको अगर कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ए का मान कितना मिल रहा है ये बताइए, ए का मान टू दिख रहा है, बी का मान कितना दिख रहा है ये बताओ, बी का मान कितना दिख रहा है, बी का मान तीन दिख रहा है, वेरी गुड। सी का मान कितना दिख रहा है ये बताइए, सी का मान कितना दिख रहा है, सी का मान, सी का मान यहां पर है, ठीक है। तो सी का मान छह दिख रहा है क्या, तो अगर छह लिखोगे तो आंसर आपका गलत होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस छह लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस सिक्स, ये ध्यान दीजिए। तो सी का मान क्या है, माइनस सिक्स है। तो इतना क्लियर है। तो किसी भी रैखिक समीकरण को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जब भी लिखोगे तो इतनी चीजें ध्यान देनी है आप। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिख दूं फाइव एक्स बराबर नाइन वाई प्लस एट, ठीक है। तो इसको अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स वाला टर्म लिखते हैं, तो लिखोगे फाइव एक्स, ठीक है। फिर नाइन वाई को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो आप क्या लिखोगे, माइनस नाइन वाई, ठीक है। एट को भी मैं उधर लेके जा रहा हूं तो आप लिखोगे माइनस एट बराबर जीरो, ठीक है। यहां से आप बताओ ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, ये बताइए। तो ए का मान आपको दिख रहा है पांच, है ना। अगर इससे कंपेयर कर दो, अगर मैं इसी के पास में लिख दे रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो ए का मान तो पांच दिख गया, बी का मान आपको माइनस नाइन दिख रहा होगा और सी का मान माइनस एट दिख रहा है, सी का मान माइनस एट दिख रहा है। इतना क्लियर है सभी को, इतनी बातें क्लियर तो बताइए आगे बढ़ेंगे। अच्छा माइनस टेन नहीं है ना, माइनस एट है, माइनस टेन कहाँ, ठीक। चलो चलो ये बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब ये देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं एक्स बटा तीन बराबर माइनस टू वाई प्लस फोर, इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे, सर अगर इसको चेंज करना हो तो आप लिखोगे एक्स बटा तीन प्लस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो। इतना क्लियर है, एक्स बटा तीन प्लस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो। अब एक्स बटा तीन को आप क्या लिखोगे, देखो एक्स बटा तीन को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा तीन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर लिखा हुआ है एक्स बटा पांच तो इसको आप लिख सकते हो वन बाई फाइव एक्स,
ऐसे लिख सकते हैं 1/5x। तो इस वाले को आप चेंज करके क्या लिखोगे, 1/3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां से हमें क्या दिख रहा है, ए का मान 1/3, बी का मान 2 और सी का मान -4। इतना क्लियर है। यहां से कह सकते हैं एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो गुणांक है वो ए होता है, वाई का गुणांक बी है और सी हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स का गुणांक को ए कह रहे हैं, वाई के गुणांक को 2 कह रहे हैं और सी हमारा कांस्टेंट टर्म जो बचता है वो है। ये वाला फिर से समझा दो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना दीक्षा, आप ये बताइए यहां तक क्लियर है, इतना तक समझ में आ गया कि x/3 + 2y -4 कैसे लिखा, या यहां तक भी कोई डाउट है? इतना तक क्लियर है ना? अच्छा, इसके यहां से समझ, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में लिख रहा हूं x/3। ठीक है, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। x/3 बराबर -8 + 4y। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, x/3 -8 + 4y। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, x/3 लिख दिया, पहले x/3 वाला टर्म लिख दिया, फिर 4y को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, 4y को मैं इस तरफ लेके आऊं तो लिख दूंगा -4y। इतना क्लियर है, -4y। 8 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं तो +8। अब समझ में आया इतना, ये कैसे लिखा, x/3 -4y + 8 लिख दिया, जो राइट हैंड में साइड था उसे मैं लेफ्ट की तरफ लेके आया। ठीक है, तो साइन बदल जाता है। ठीक, अब x/3 को आप क्या लिखोगे, x/3 को मैं लिख सकता हूं 1/3 गुना x। ठीक है, -4y को मैं -4y ही लिख दे रहा हूं और 8 को मैं 8 ही लिख दे रहा हूं, इस तरीके से। अब इसको आपको कंपेयर करना है ax + by + c से, ax + by + c बराबर 0 से। तो यहां से आपको दिख रहा है एक्स का जो कॉफिशियंट है, एक्स का जो गुणांक है उसे ए कहते हैं। तो यहां पर ए का मान आपको दिख जा रहा है 1/3, बस आपको देख के पता चल जा रहा है। बी का मान आपको दिख जाएगा -4, बी का मान आपको 4 नहीं कहना है, ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ बताना है। तो ये -4 होता है हमारा बी का मान, सी का मान 8 हुआ। इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको ट्राई कीजिए। तो एक पहला क्वेश्चन है आपके सामने, √2x + 7y - 9 को ax + by + c के फॉर्म में लिखना है, ए बी और सी का मान बताना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है √2, ये रूट बस 2 पे है। ठीक है, x अलग है, बराबर 7y - 9। इसको ट्राई कीजिएगा। ए बी सी के मान लिखने हैं आपको, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको आप इस तरीके से, अभी अभी आपको बताया गया, आप काफी आसानी से कर लोगे। अब तो आप लिखोगे √2x, y को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो आप लिखोगे -7y। ठीक है, -9 को आप उधर लेके जाओगे तो आप लिख दोगे +9 बराबर 0, है ना। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा ax + by + c के फॉर्म में चला गया, है ना। ax + by + c के फॉर्म में हमने लिख दिया। a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, a का मान √2 होगा। ठीक है, a का मान √2 होगा। अच्छा, इसका आंसर पोल सेक्शन में देना ना, चैट में ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आप बताइए, ए का मान, बी का मान और सी का मान बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए। ए का मान तो मैं बता दिया, बी और सी का मान बताइए, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए, ए का मान √2 हुआ, बी का मान कितना होगा, बी का मान 7 बोल रहे हो आप सभी लोग, चेक कीजिए एक बार फिर से, बी का मान 7 होगा क्या? ठीक है, बी का मान -7 होगा, ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, बी का मान -7 होगा और जी सी का मान कितना होगा, सी का मान 9 होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा ax + by + c के फॉर्म में लाने के बाद ही a b c का मान बताइएगा। इस तरीके से नहीं याद रखना है कि y के कोफिशिएंट को b कहते हैं, क्योंकि अगर यहां से आप देखो तो आप कह सकते हो y का कोफिशिएंट तो 9 7 है ना। ये समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म में लाइए, साइन के साथ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, b का मान -7 हुआ, c का मान 9 हुआ। इतना क्लियर है सभी को? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 3, यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है दो चर वाला, ठीक है, टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? ठीक है, तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करिए। अच्छा, क्लास के एंड में कोई बच्चा क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, एक लिंक दी जाएगी आप सभी को, ठीक है? तो कोई भी आज लेफ्ट नहीं करेगा क्लास को, क्लास के एंड में तो एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसके बारे में क्लास के एंड में आपको बताई जाएगी, ठीक है? देखिए, पहला जो ऑप्शन है एक अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि इस समीकरण का एक हल है। तो आपको यह देखना है कि इस समीकरण का एक हल होगा, दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। या ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, हल ही नहीं होगा। तो आपको बताना है कि एक हल होगा, दो हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई भी हल नहीं होगा इसका। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। समीकरण 7x प्लस 5y इक्वल टू 3 का कितना हल है? ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, अब तक अगर आप नहीं किए हो तो जल्दी से आंसर करो, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर काफी बच्चों के आंसर क्या है पहले ये मैं बता दे रहा हूं। यहां पर मैक्सिमम लोगों के आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो हल। ठीक है, क्या आंसर है? केवल दो हल। लेकिन ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब समझते हैं कि कैसे सही हुआ। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे हुआ। सबसे पहले आप याद कर लो, ठीक है, कहीं नोट करके लिख लो, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर सिर्फ एक समीकरण लिख के दिया हुआ है दो चर वाला, किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होता है? ये नहीं देखा नहीं। अच्छा, माइक बंद रखना है, जिसका भी माइक ऑन है, कुंजल रोज का नहीं। बोलो इतना है। चलिए, ठीक है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा, जो भी समीकरण होगा, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनगिनत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब सवाल उठता है कैसे, कि अनेक हल कैसे होता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए मैं इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, 7x प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखो 7x प्लस 5y बराबर 3, यही समीकरण दिया हुआ है आपके सामने, है ना? ये रैखिक समीकरण है दो चर वाला। ठीक है, इसका हल कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कुछ हल अगर मैं लिखूं, तो आप कहोगे एक्स का आप कुछ भी मान ले लो, या वाई का मान कुछ भी ले लो। अगर मैं एक्स का मान 0 ले रहा हूं, देखिए, अगर आप एक्स का मान 0 ले लोगे, तो क्या करेंगे? एक्स का मान इसमें पुट कर दो। आप इस इक्वेशन में एक्स का मान 0 पुट कर दो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं 0 ले रहा हूं, आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो एक्स का मान जब आप 0 रखोगे, तो यहां से वाई का मान कितना मिलेगा? आप बोलोगे 7 × 0, एक्स का मान आप रख दिए 5y बराबर 3। यहां से सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 0 प्लस 5y बराबर 3, और यहां से y का मान आपको मिल जाएगा 3/5। यानी जब आपने x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया? 3/5। तो x का मान 0 और y का मान 3/5 क्या हुआ? ये एक हल हुआ, ये एक हल हुआ,
इस इक्वेशन का, ठीक है, ये इस इक्वेशन का एक हल हुआ। जब x और y का मान उसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं x के जगह पर 0 के जगह पर मैं y को अगर 0 रख दूं, अगर मैं y को 0 रख दूं तो फिर क्या होगा? तो अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो 7x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 3, यहां से आपको मिलेगा 7x बराबर 3, क्योंकि 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 7x बराबर 3, यहां से x का मान 3/7 आया। तो आप कह सकते हो x का मान 3/7, जब y आपने 0 रखा तो x का मान 3/7 आ गया। तो ये दूसरा हल हो गया। तो ये क्या हुआ? यह भी एक हल हुआ। तो क्या और कोई हल नहीं हो सकता क्या? और भी हल हो सकता है। अगर मैं x का मान 1 रख दूं, है ना, अगर आप x का मान 1 रख दोगे, मान लो मैं x का मान 1 रख दे रहा हूं, तो क्या होगा? x का मान अगर 1 रखोगे तो 7 गुना 1 प्लस 5y बराबर 3 आएगा। यहां से आपको मिलेगा 7 प्लस 5y बराबर 3। यहां से 5y मिल जाएगा 3 - 7, है ना। यहां से 5y मिलेगा आपको -4 के बराबर। यहां से y मिल जाएगा -4/5, है ना। तो यहां से एक तीसरा हल हमें मिला। x का मान जब आपने 1 रखा तो y का मान -4/5 मिल गया, ठीक है। y का मान -4/5 मिल गया। तो x का मान अगर 1 रखा तो y का मान -4/5 मिला। तो यह एक तीसरा हल हुआ। इसके बाद चौथा हल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताइए। चौथा हल हो सकता है या नहीं हो सकता है? y या n, यस या नो? हो सकता है। x का मान आप 2 रख दोगे, x का मान 2 रखोगे तो y का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। x का मान 3 रखोगे तो y का मान कुछ आ जाएगा। x का मान 5 रखोगे, y का मान कुछ आ जाएगा। मतलब आप जितना मान चाहो x का मान कुछ भी रख सकते हो, है ना। x का कोई भी लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो x का मान जो भी चाहोगे वो रख सकते हो, y का मान कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि x के अलग अलग मान के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान आ सकता है। तो हम कहेंगे इस इक्वेशन का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये समझ में आया कि ये तो समझ में आ गया कि अनगिनत हल होते हैं। अब आपने ये भी समझ लिया कि अनगिनत हल क्यों होते हैं। इतना क्लियर है कि अनगिनत हल क्यों होते हैं, ये बताइए। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के पहले, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, हल का मतलब समझते हैं किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है 2x - 3y बराबर 13, ठीक है। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है 2x - 3y बराबर 13, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। 2x - 3y बराबर 13। अब अगर इसका हल की बात करें, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 4 2, ठीक है, मैं 4 2 एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है, पॉइंट ले रहे हैं 4 2, क्या 0.42 इस समीकरण का हल है या नहीं है, आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि 4 2 हल है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 2 लिखने का क्या मतलब हुआ, पहले ये 4 लिखा हुआ है तो 4 2 लिखने का मतलब x का मान 4 हुआ और y का मान 2 हुआ। क्या बोल रहे हैं? x का मान 4 और y का मान 2, ठीक है। x का मान 4 और y का मान 2 क्या करोगे? इस समीकरण में पुट करोगे, इस समीकरण में पुट करोगे, डाल दोगे, ठीक। अब क्या करेंगे? x का मान 4 और y का मान अगर 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 2 × 4 -3 × 2 बराबर 13, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा 8 - 6 बराबर 13, और यहां से आपको मिल जाएगा 2 बराबर 13। अब ये बताओ, 2 क्या 13 के बराबर होता है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 2 13 के बराबर कैसे हो सकता है? तो 2 13 के बराबर नहीं होता। तो आप बोलोगे सर 2 तो 13 के बराबर नहीं होता, यानी LHS जो आया वो RHS के बराबर नहीं आया। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब x का मान जब 4 रख रहे हो और y का मान जब 2 रख रहे हो, तो ये जो मान है इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। और जब नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, तो कहेंगे बिंदु 4 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। क्या कहेंगे?
हल नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से समझ लिया आपने। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप चेक करके बताओ, आप ये चेक करके बताओ कि पॉइंट 8 1, बिंदु 8 1 इस समीकरण का हल है या नहीं, ये बताइए, हल है या नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पर आप 8 पुट करोगे, है ना, एक्स के जगह पर आप 8 पुट करोगे, वाई के जगह पर आप 1 पुट करोगे, एक्स के जगह पर 8, वाई के जगह पर 1 पुट कर दोगे। तो 8 और 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y बराबर 13 में पुट किया तो आपको मिलेगा 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 13। यहां से आपको मिल जाएगा 16 माइनस 3 बराबर 13, और यहां से मिल जाएगा 13 बराबर 13। तो आप कह सकते हो 13 बराबर 13 लिखने का मतलब RHS LHS RHS के बराबर आया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आया। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी LHS RHS के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा समीकरण सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। तो x का मान जब 8 होता है तो y का मान 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का मान 8 और y का मान 1, यानी बिंदु 8 1 इस समीकरण का हल है। यस कहेंगे, हाँ इसका हल है। इतना समझ में आ गया कि हल चेक कैसे करते हैं, सॉल्यूशन चेक कैसे करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने था, तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, तो चेक करना है आपको कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 10 का इसमें से कौन सा हल नहीं है। तो इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हल नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हल होंगे। ठीक है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो हल है वो आंसर नहीं करना, जो हल नहीं है वही आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा हल नहीं है। हल चेक करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये देखिए, ये नहीं बोला जा रहा है कि हल बताइए, आपको देखिए नहीं पूछा जा रहा है कौन सा हल नहीं है। देखिए कौन सा बिंदु ऐसा है जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही आंसर होगा आपका। चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और है, फिर एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। और क्लास के एंड में सभी को रुकना है, एक लिंक दी जाएगी, बार बार आपको बोला जा रहा है, क्लास के एंड में एक लिंक दिया जाएगा, लिंक के बारे में क्लास के बारे में बताई जाएगी। ठीक है, क्लास के एंड में बताया जाएगा। 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इसको पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है जो हल नहीं है वही आंसर होगा, तो जो नहीं है वही आपको देखना है कौन सा इसमें हल नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, बिंदु को पुट करेंगे इक्वेशन में। तो पहला, सबसे पहले तो आप समीकरण लिखोगे 2x प्लस वाई बराबर 10। तो पहला ऑप्शन है 1 8। तो 1 8 कहने का क्या मतलब हुआ, x का मान 1 और y का मान आप 8 पुट करके चेक करोगे, है ना, x का मान 1 और y का मान 8 पुट करोगे। उसको उल्टा नहीं करना है, आप x का मान 8 और y का मान 1 नहीं ले सकते, है ना। तो उल्टा नहीं देखना, पहले x का ही मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। तो x का मान 1 और y का मान 8 रखोगे। तो इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 10, यानी आप लिख सकते हो 2 प्लस 8 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10। तो यहां बताइए LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर LHS RHS के बराबर है, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये तो इस इक्वेशन का हल है
है ना, ये हल है, ये आंसर नहीं है हमारा। 1/8 तो हल है, इसलिए हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो हल नहीं है वही आंसर करना है। चलिए अगला ऑप्शन को देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में आपको क्या दिया है, तो दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है बिंदु 4 2, है ना। बिंदु 4 2 को मैं पुट करके देख रहा हूँ। 2x प्लस वाई बराबर 10 में, तो x का मान कितना पुट करोगे, x का मान 4 और y का मान 2 पुट करोगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x प्लस, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ, x और y का मान पुट कर देते हैं। तो आप लिखोगे 2 × 4 प्लस 2 बराबर 10, यानी कि आपको मिल रहा है 8 प्लस 2 बराबर 10, यानी क्या मिल गया, यहां भी आपको मिल गया 10 बराबर 10, मतलब LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये भी सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन बी में भी जो लिखा हुआ है एक्स और वाई के मान, ये भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 2 भी दिया गया समीकरण का एक हल है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर तो बताइए। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है, तीसरे ऑप्शन में आपको एक बिंदु दिया गया है 5 5, है ना, 5 5। 5 5 कहने का मतलब x का मान 5 और y का मान भी 5। अब इसमें पुट करोगे 2x प्लस वाई बराबर 10, जो भी इक्वेशन है, तो यहां पर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 5 प्लस 5 बराबर 10। यहां से आपको मिल जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 10, यानी क्या मिल रहा है, 15 बराबर 10। क्या 15 10 के बराबर हो सकता है, हाँ या ना, ये बताइए। आप बोलोगे सर 15 10 के बराबर कैसे हो सकता है, 15 10 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये बराबर नहीं है, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया। और जब बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे, बिंदु 5 5 जो है, x का मान 5 और y का मान 5, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा था कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन डी को भी आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह भी दिया गया पॉइंट इस समीकरण का एक हल है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। इतना क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो अभी मैं चैट सेक्शन में आपके एक लिंक डाल रहा हूं, ठीक है। चलिए तो चैट सेक्शन में अभी एक लिंक गया है, ये एक प्लायो का लिंक है। तो होमवर्क आपको इसी से करना है। तो यही आपका होमवर्क है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें एक वीडियो प्ले होगा, तो इस वीडियो को देखना है आपको। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। और इसको आंसर करने के लिए आपको 1 दिन का समय दिया जा रहा है। कल इवनिंग तक आपको इस प्लायो को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए सभी लोग क्लिक करें इस पे, अभी भी कर सकते हो आप।